मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि सीएफओ हैं अपना पैसा के। गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका स्वागत है बलवंत जी कार्यक्रम में। और देखते हैं क्या खास रहने वाला है, हम किन पहलुओं को आज छूने वाले हैं। जिस तरह से जो आपके प्रश्न आए हैं जिनको हम शामिल करेंगे, उसमें स्पेसिफिकली लोन अगेंस्ट प्लॉट संबंधित क्वेरी है, साथ ही साथ होम लोन की एलिजिबिलिटी का जायजा लिया जाएगा, और साथ ही ईएमआई से संबंधित कुछ इश्यूज हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हरिकृष्ण तोमर हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं, नोएडा से वो लाइन पर हैं। तोमर साहब बताइए, आप अपना सवाल बताएं। सर मेरी ना सैलरी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, और जॉब करते हुए सर 10 साल हो गए एक कंपनी में। मेरी ग्रॉस पेमेंट है वो सर 14,000 रुपए जी। मेरा 50 का प्लॉट है नोएडा में, ओके, जो कि कच्ची कॉलोनी में है, और उन्होंने 4 साल पहले लिया था। कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी अथॉरिटी से 2-3 साल अप्रूव नहीं है सर, अभी अप्रूव नहीं है। कच्ची कॉलोनी है, गांव के बिल्कुल टच में ही है वो कॉलोनी। अच्छा, तो आप जो लोन लेने का सोच रहे हैं उसी प्लॉट जिस आप बात कर रहे हैं अभी, उसी सर मेरे को मेरी सैलरी पैसे मिल जाए, या मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है उससे मिल जाए। जिस तरह से मेरी प्रॉपर्टी आप जैसे खुद ही कह रहे हैं अभी वो फिलहाल अप्रूव नहीं है, और उसी के अगेंस्ट आप लोन लेने का सोच रहे हैं। सर एक्चुअली क्या ना, वो नोएडा अथॉरिटी से नहीं है, वो गांव की कॉलोनी है, वो गांव की कॉलोनी। आपने क्या किसी बैंक से संपर्क किया अभी? सर मैंने बैंक से कम से कम 20 जगह ट्राई मार दिया, मेरे को किसी ने 2 लाख रुपए लोन नहीं दिया। मेरे को सब 2 लाख रुपए चाहिए मकान बनाने के लिए छोटा सा। बैंक से कहीं से भी आपको मतलब रिस्पांस जो मिला है, अभी कोई भी इसके लिए रेडी नहीं है? सर कोई भी रेडी नहीं है। आपको आइए राय दिलवाते हैं। हमारे साथ जिस तरह से बलवंत साहब ये खुद ही जैसे बता रहे हैं, अब उसका टाइटल क्लियर हो, वो जगह अप्रूव्ड हो, सारे पहलू हैं, उसको देखते हुए इनफैक्ट और भी तमाम पहलू रहते हैं जिनको बैंक देखता है, तो कंफर्टेबल तो बैंक नहीं होगा, वो जगह ही अप्रूव नहीं है अभी। हरिकिशन जी, देखिए हरिकिशन जी, ऐसा है कि बैंक जो नॉर्मली लोन है ना आपको प्लॉट खरीदने के लिए देती है, और उसमें भी अगर कंपोजिट लोन रहेगा जिसमें आप लोन खरीद के उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो बैंक लोन देती है। पर लोन के अगेंस्ट में नॉर्मली बैंक लोन देने में कंफर्टेबल नहीं होती है। उसमें एक तो एनक्रोचमेंट का, अतिक्रमण का भी इश्यू होता है, और दूसरा जैसे आप ये खुद ही बता रहे हैं कि इनका जो प्लॉट है वो अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो बड़ी बैंक्स हैं या जो फॉरेन बैंक है उनमें से तो कोई भी लोन नहीं देगा। पर ये अगर कोशिश करे तो कोऑपरेटिव बैंक या कोई एनबीएफसी उनको लोन दे सकती है, पर इनका जो प्लॉट है वो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट होना चाहिए जी। तो इस तरह से अब आगे बढ़ें, थोड़ा मुश्किल जरूर होगी, लेकिन अगर कुछ इसमें रास्ता बीच में, जैसे बलवंत साहब ने बताया, अगर कुछ हो सके तो उस तरह आप उस पर गौर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम जो शामिल कर रहे हैं वो मनीषा द्विवेदी का है, दिल्ली से वो लाइन पर हैं। आप प्लीज बताइए अपनी क्वेरी। हाँ, मेरी क्वेरी ये है कि मेरे हस्बैंड एक IBM में काम करते हैं, और वहाँ पे उनकी पैकेज 8.3 लाख पर एनम है, और हमने एक घर पसंद किया है जो कि 50 लाख के अराउंड है। ओके मैम, तो मेरे हस्बैंड को कितना की लोन मिल सकती है? क्या जैसे आपने बताया अपने हस्बैंड का 8.3 लाख का पैकेज है पर एनम, कोई और लोन फिलहाल अभी चल रहा है या पहले कोई लोन लिया है? कोई भी लोन नहीं ले रखा। अच्छा, ये जैसे आपने बताया IBM में स्पेसिफिकली हैं, कितने समय से IBM में? IBM में तो पिछले 1.5 साल से ही है, बट उनका अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस है, मतलब उनको 13 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। ओके मैम, एंड ये आपने स्पेसिफिकली किसी बैंक को अप्रोच किया है इस होम लोन संबंधित? किसी को आपने अभी कांटेक्ट किया किसी बैंक को? नहीं, अभी तक तो नहीं। सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? सिटी बैंक में है। ओके, सिटी बैंक, हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट सिटी बैंक के ICICI में है। ओके मैम, आपको राय दिलवाते हैं। जिस तरह से हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं, जैन साहब बताइए आप कैसे इनको बताना चाहेंगे, जैसे इन्होंने पैकेज का मेंशन किया, एक हम देखें एक बड़ी कंपनी में जिस तरह से ये कार्यरत हैं और ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लोन कोई नहीं है, जनरली अगर बाकी चीजें स्मूथ रहें और बैंक अगर कंफर्टेबल हो, कैसे एलिजिबिलिटी आप जनरली जो 40% हो या मैक्स 50% तक बैंक्स देखते हैं, इसमें आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर और भी खर्चे रहते हैं, तो कैसे आप इनको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मनीषा जी, ऐसा है कि नॉर्मली बैंक्स आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 टाइम्स लोन देती है, और आपके केस में जैसे आप बता रही है 8 लाख के आसपास आपके हस्बैंड की सैलरी है, तो उनको एनीथिंग बिटवीन 32-36 मिलना चाहिए, और चूंकि उनकी एज भी 30 है तो काफी लंबा पीरियड उनका एक्टिव लाइफ का है, तो 36-37 लाख के आसपास उनको आसानी से लोन मिलना चाहिए जी। और इनफैक्ट जिस तरह से कुछ डिटेल्स हैं अभी आप इसके कैसे, अलावा ऐसा है कि उनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। अगर उन्होंने कहीं
पास्ट में कोई क्रेडिट कार्ड पे या पर्सनल लोन पे लोन लिया हो और कोई राइट ऑफ वगैरह हो गया हो, डिले वगैरह हो गया हो, तो लेंडर वो चीज जरूर कंसीडर करेगा। लेंडर लोन देने के पहले आपका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है, क्रेडिट स्कोर है, वो सिबिल से जरूर मंगवाएगा। और आप कैसे बताना चाहेंगे अभी जो बाजार में जिस तरह से जो इंटरेस्ट रेट को लेकर जो सिनेरियो है पूरा, उसमें आगे बढ़ना, आप जब बढ़े किन पहलुओं को देखें, मतलब क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम देखें फ्लोटिंग पर काफी बड़ी संख्या में लोग लेते हैं, फिक्स्ड है लेकिन फिक्स पूरा फिक्स नहीं रहता है। पीछे टीजर वगैरह आए थे लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो कैसे मतलब आप इनको बताएंगे, ऑफर्स काफी सारी मार्केट में हैं, अभी आगे जब बढ़े तो कैसे जो मौजूदा सिनेरियो है और इंटरेस्ट रेट्स पर जो प्रेशर्स हैं उनके बीच कैसे आगे बढ़े? अब देखिए ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा अपवर्ड साइकिल में है, पर अभी और ज्यादा गुंजाइश नहीं है आधे परसेंट 1% से ज्यादा की। तो मेरी तो राय रहेगी कि इनको अभी फ्लोटिंग रेट से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट में 2-2.5% का फर्क रहता है। तो इन ड्यू कोर्स द इंटरेस्ट रेट्स विल सॉफ्टन एंड अगर ये फ्लोटिंग रेट से लेंगे तो उनको बेनिफिट रहेगा। राइट मैम, तो इस तरह से आप आगे बढ़ें, कुछ डिटेल स्क्रीन पर भी हैं, उस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं जो कि राजकुमार राठौर साहब का है, कोलकाता से प्रश्न है। मिस्टर राठौर प्लीज आप बताइए सवाल। हेलो जी बताइए राठौर साहब। हाँ सर, एक्चुअली हम SBI का एक तो बैंक से 1.5 लाख रुपया लोन लिए थे। ओके। तो एक्चुअली हम लेने से पहले साइड में चेक कर रहे थे तो इसका EMI आ रहा था 5,865 रुपया आ रहा था जी, जबकि इसको उसका जो बैंक मैनेजर है बोल रहे थे कि इसको 6,038 रुपया आपको पर मंथ भरना पड़ेगा। नहीं, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसका 12.75 30 मार्च के लिए। अच्छा, तो आपने जिस तरह से ये जो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बता रहे हैं सब कुछ रिटर्न, सब आपके उस तरह से पेपर वर्क पूरा हुआ है? हाँ, पूरा पेपर वर्क मेरे पास है। तो आपने जाके उनको बताया कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इनफैक्ट? हाँ, हम डिटेल्स बताया उनके सामने, तो बोले कि देखिए मेरा सॉफ्टवेयर में मुझे जो आ रहा है वो हम आपको बता दिए। ओके, बट अगर हम स्पेसिफिकली बलवंत साहब देखें, जैसे बता रहे हैं 12.75 आपने मेंशन किया, ये हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसके तहत जो ये EMI बता रहे हैं और एग्जैक्टली देखें इसमें आप किस तरह से इनको गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये ऑन द हायर साइड है तो ऑब्वियसली फिर ये उसको लेकर आगे बढ़ें और अपना हायर ऑफिशियल से भी कॉन्टैक्ट करें। राठौड़ जी, ऐसा है कि चूंकि आपने बैंक मैनेजर से तो बातचीत कर ही ली है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि जो बैंक की नोडल ऑफिस है, जिसका एड्रेस आपको बैंक की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहां पे आपको ये कंप्लेन रजिस्टर कर देनी चाहिए। और आपको अगर 4 हफ्ते के अंदर अंदर बैंक से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता, एक्सप्लेनेशन नहीं आता, ये जो वेरिएशन है जो दोनों EMI में, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं और RBI का जो कंज्यूमर सेल है उनको भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर उन्होंने लोन अगर कोई NBFC से लिया है तो उनको RBI का हेल्प डेस्क है, वहां पे आप अपनी ये कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि PSU बैंक से लिया है, वहां पर ये इनफैक्ट पहले कोशिश तो यही करें कि बैंक में ही इसका रिजॉल्व हो जाए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा उस टाइप से अगर हम देखें बलवंत साहब प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको बताया गया उसके अकॉर्डिंगली जो EMI बनती है वो इजिली कैलकुलेट जिस तरह से हो जाएगी। और अगर कन्विंस नहीं होते हैं फिर उसको आगे बढ़ाएं, बट फर्स्ट स्टेप बैंक को ही कन्विंस करें, और वो लगता है हो भी जाना चाहिए क्योंकि उसमें इतना कोई बड़ा इशू नजर नहीं आता है। नहीं, वो सही बात है आपकी, पर जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने बोला सॉफ्टवेयर में इतना आ रहा है, तो प्रोबेबली मैनेजर ही ये एक्सप्लेन करने की सिचुएशन में नहीं है। तो मेरी तो राय रहेगी कि उनको जो नोडल ऑफिस है वहां पे कंप्लेन कर देना चाहिए। जी, तो इस तरह से आप मसले को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। और आइए अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं जो कि पंजाब से है। राजेंद्र कुमार जी का ये प्रश्न है। एग्जैक्टली आइए देखते हैं इनकी क्वेरी क्या है और अगर वो लाइन पर हैं। राजेंद्र साहब जी लाइन पर इस समय लगता है मौजूद हैं, बताइए आप सवाल बताइए राजेंद्र साहब। सर मुझे दिल्ली में फ्लैट अलॉट हुआ है। अरे बहुत खूब। और द्वारका में जी, वो नियर अबाउट 80,000 का है, 18 लाख का। ओके। और मैं चाहता हूँ कि मैं 70 लाख मुझे लोन हो जाए। ओके, TDA का फ्लैट आपका निकला है, आप बेहद लकी हैं। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, इसके लिए तो पहले कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। आपने बताया द्वारका में, वो भी अपने आप में काफी हलचल भरा बाजार है, दिल्ली का एक प्राइम जगह है। आपने स्पेसिफिकली ऐसे बताया, ये आप कितना परसेंटेज, ऑलमोस्ट 90% तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोन के लिए? हाँ जी सर। लेकिन उतना तो बैंक्स कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। आप हमें ये बता सकें, हमने जो आपकी डिटेल्स देखी, आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं?
हाँ जी सर। और आप और आपकी मैडम मिलके दोनों जॉइंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, आपको इस पर हम राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब बता सकें आप इनको किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि बैंक्स का अगर हम देखें जनरली ये जो प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसका 80% तक बैंक कंफर्टेबल रहेंगे लोन देने में। अब ये एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों जिस तरह से को बोरोवर बनते आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप हमें ये बता पाएंगे कहां पर आपका एग्जैक्टली राजेंद्र साहब सैलरी अकाउंट है? हमारा बोहर पंजाब में। किस बैंक में है? SBI में। SBI में ही है। ओके, SBI के थ्रू ही हमने भरा था। ओके, आपको बलवंत साहब बताएंगे किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बलवंत साहब बताइए। राजेंद्र जी, ऐसा है कि लोन देने के पहले बैंक आप उस लोन को सर्विस कर पाएंगे वो जरूर देखना चाहेगा, और उसके लिए वो आपकी जो इनकम है उसको कंसीडर करते हैं। जैसे आपकी इनकम जो बता रहे हैं आपकी 50,000 रुपए की है, तो मैं जैसे पहले भी बताया कि एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 टाइम्स मिलता है, तो आपकी इनकम के बेसिस पे आपको मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। उससे ज्यादा बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगी जी। और उसमें भी वो देखेगी अगर आपका और कोई दूसरा लोन, कार लोन या पर्सनल लोन नहीं चल रहा हो, और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री, जो रीपेमेंट पुराने पहले भी कोई लोन वगैरह लिए हुआ, उनका पेमेंट का हिस्ट्री अच्छा होगा, तो आपको मैक्सिमम 25 लाख के आसपास तक लोन मिलेगा। एब्सोल्युटली। एक तो जिस तरह से 80% कॉस्ट, लेकिन जहां तक आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल को भी फिर देखते हुए 40-50% तक रहेगा, और जिस तरह से आप जॉइंटली बढ़ना चाह रहे हैं उसको कंसिडर करते हुए डिटेल्स रहेंगी, तो इतना मैक्सिमम आप बैंक से अप्रोच कर सकते हैं लोन के लिए। बाकी फिर आपको खुद भी अरेंज जिस तरह से करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न मीनवाइल हम शामिल करते हैं, लेकिन एक बात तय है, बेहद लकी रहे हैं जिस तरह से डीडी का इनका फ्लैट निकला है। अब हम अगला प्रश्न जो ले रहे हैं वो दिल्ली से ही है, और अनिल कुमार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट इनसे हम संपर्क अभी साधते हैं। अगले जो व्यूअर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको पहले हम शामिल करते हैं। जो चेन्नई से अगला सवाल, दिलीप कुमार जैन साहब इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर जैन, प्लीज आप बताइए सवाल। यस, आप प्लीज बताइए हमें। हम हेलो, आप लाइन पर हैं, बताइए प्लीज। हेलो, सुन रहे हैं सर मुझे? जी सुन पा रहे हैं, बताएं। ओके, मैं दिलीप बोल रहा हूँ सर, चेन्नई से। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी अपना रिसेंटली सिबिल रिपोर्ट निकलवाया था। ओके। आपने जो भी अपना क्रेडिट रिपोर्ट निकलवाया था जी, तो इसमें आकर के जो HDFC बैंक से मेरा नाम सिबिल में रिफ्लेक्ट कर रहा है एज ए डिफॉल्टर। ओके। तो मैंने HDFC को कांटेक्ट किया, उनको मैंने अपना सिबिल रिपोर्ट भेजा था जी, और बताया कि ये कार्ड मेरा नहीं है, मैंने ये कार्ड यूज कभी किया नहीं था। यानी आपने कार्ड यूज नहीं किया और आप कह रहे हैं वो डिफॉल्टर्स लिस्ट में आपका नाम है? डिफॉल्टर लिस्ट में मेरा नाम है वहाँ पे। वो कार्ड नहीं किया कभी भी आपने? HDFC का कोई भी कार्ड यूज नहीं किया? नहीं, अभी है मेरे पास, करंटली मेरे पास HDFC का कार्ड है। ओके। जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ पिछले करीब 1-1.5 साल से। राइट। जो मेरा अच्छी तरह से चल रहा है, कोई इश्यू नहीं, आराम से चल रहा है। तो आपने बैंक को जिस तरह से बताया, बैंक कन्विंस हो गया आपकी बात से? मतलब उनको मैंने अपना रिपोर्ट भेजा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, ये आपका कार्ड नहीं है सर, हम लोग आपका नाम रिमूव कर देंगे करके। ओके। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल कंफर्मेशन भेजा था। मैंने कई बार कॉल किया था HDFC बैंक को, उनका कोई तरह का प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने उनके ग्रीवेंसेस पे एक ईमेल भेजा था। राइट। उधर से मुझे एक रेस्पॉन्स मिला कि सर वी विल रिमूव योर नेम फ्रॉम द सिबिल करके आया था। ओके। दिस इज नॉट योर क्रेडिट कार्ड करके। वो कार्ड यानी बैंक के एंड पर मिस्टेक हुई है, बैंक ने उसको माना है, और बैंक उसको रेक्टिफाई करते हुए आपका नाम उस डिफॉल्टर्स लिस्ट से हटाएगा, आपको बताया गया है? जी हाँ सर। तो आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? ये कार्ड एंडिंग में 7666 करके था कार्ड नंबर। ओके, तो आप जानना चाह रहे हैं ये जो पूरा हुआ, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स बढ़ी हैं, आप जानना चाहते हैं क्या मतलब इसमें आपको आगे करना चाहिए? हाँ, अभी एक्चुअली क्या है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने अपना मेरा नाम आकर के रिमूव किया है सिबिल से। आप बैंक से कांटेक्ट करते हो, आपको हम राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, जैसे इनको बैंक ने कहा है ये बैंक के टच में रहे, मोर ओवर ये सिबिल में इंडिविजुअल्स भी अपना रिकॉर्ड जिस तरह से चेक कर सकते हैं, इन्होंने किया भी है, तो उसमें आप अपनी डिटेल्स थोड़े टाइम बाद चेक कर लें। बलवंत साहब। दिलीप जी, ऐसा है कि आपको पीछे पड़ना पड़ेगा HDFC बैंक के, तब वो वहां से आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने आपका नाम निकलवा दिया है और उन्होंने सिबिल को भी अकॉर्डिंगली इंटीमेशन दे दी है। मेरा सजेशन है कि आप जब भी आप कंप्लेन या जो फाइल किया है HDFC के साथ में, उसके 30 दिन तक वेट करिए। अगर 30 दिन में आपका अगर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं, और आप सिबिल को भी लिख सकते हैं। और अगर सिबिल का भी जवाब नहीं आता है तो आप RBI में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। और जब अगर आपका HDFC से कंफर्मेशन आ जाए कि हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया सिबिल में आपका जो रेक्टिफिकेशन का, तो उसके बाद मेरा सजेशन है कि आप एक बार वापस सिबिल से अपनी रिपोर्ट मंगवा लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए।
और मेरी एडवाइस रहेगी कि जब तक ये आपका नाम रिमूव नहीं होता है या ये जो एरर है वो रेक्टिफाई नहीं होती है, तब तक आप पीछे पड़े रहिए। ये आपके इंटरेस्ट में है, नहीं तो भविष्य में आपको कभी भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल नहीं पाएगी। बिल्कुल। इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम बैंक के एंड पर हुई है उनको आप कन्विंस जिस तरह से आपने किया भी है उसको आप पुश करते करें, क्योंकि जैसे बलवंत साहब ने कहा आगे न केवल इस बैंक के साथ दूसरे बैंक के साथ डीलिंग में भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इसको आप पुश करते हुए केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न जो ले रहे हैं वो मुंबई से है, योगेश बारी साहब का है। योगेश साहब बताइए, आप सवाल बताएं। मिस्टर योगेश, आपकी क्वेरी हम आइए स्क्रीन पर लेते हैं, फिर आपसे हम कॉन्टैक्ट स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इनका प्रश्न नंबर एग्जैक्टली देखें, इनकी क्वेरी है, इन्होंने ये कंपनी से एक इनफैक्ट लोन लेना चाह रहे हैं, वो लाइन पर इनफैक्ट लगता है मौजूद हैं, तो बताइए आप जिस तरह से आपके हम डिटेल्स देख रहे हैं, आप एमएनसी कंपनी में हैं और आपने एक होम लोन लिया है जिसका इस तरह से ईएमआई जा रहा है और ऑलमोस्ट 72 ईएमआईज अभी बची हुई हैं। क्या एग्जैक्टली आपकी क्वेरी है, क्या आप जानना चाह रहे हैं? आइए हम स्क्रीन पर जिस तरह से जो प्रश्न है उसको और डिटेल्स चेक करते हैं, फिर आपको राय दिलवाते हैं, आप से बात करने की कोशिश भी करेंगे। इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया है 13.5 लाख का इन्होंने होम लोन लिया, इनकी जो ईएमआईज अभी बची हुई हैं 72 हैं। अगर हम आगे मूव कर सकें, एग्जैक्टली जिस तरह से जो कंपनियों के कर्मचारी हैं, जो यानी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको 8% पर 1 लाख का पर्सनल लोन दिया जा रहा है। लोन लेकर क्या होम लोन चुकाना ठीक होगा? ओके, इस तरह से इनकी क्वेरी है। बलवंत साहब, आप कैसे बताना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनफैक्ट होम लोन लिया है, अगर इनसे बात हो पाती तो डिटेल्स पता चल पाती। होम लोन का इन्होंने जितना अमाउंट है वो मेंशन किया, जितनी ईएमआईज हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, थोड़ा उससे और बेहतर पता चल पाता। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इनको 8% पर ही पर्सनल लोन मिल रहा है। जनरली पर्सनल लोन काफी हाई रेट्स पर रहते हैं और मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन कंपनी से जैसे इनको मिल रहा है, आप कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि जब ये इसको रीपे करने का सोचेंगे तो पता नहीं प्रीपेमेंट को लेकर एग्जैक्टली क्या क्लॉज है, किस तरह से इनके इनिशियल एग्रीमेंट हुआ है, तो कैसे आगे बढ़े? 8% अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन होम लोन किस दर पर है और फिर प्रीपेमेंट का एग्जैक्टली क्या है, उनको भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। सौरभ जी, देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनका जो होम लोन है वो 8% से ज्यादा की रेट का होगा, जैसे बता रहे 3 साल पहले लिया है। तो प्राइमा फेसी तो लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है, पर इसके अलावा भी दूसरे 2-3 एंगल है वो उनको देखने पड़ेंगे। एक तो जो ये रीपेमेंट करेंगे उस पर अगर बैंक से पता लगा लेना चाहिए उनको कि बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस लगाती है क्या। अगर प्रीपेमेंट चार्जेस लगाती है तो वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और फाइनली उनको देखना पड़ेगा कि जब ये रीपेमेंट कर देंगे तो उनका जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, जिस पर उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और वो इनकम टैक्स का बेनिफिट वो अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उस पर वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये टैक्स बेनिफिट है और जो डिफरेंस इंटरेस्ट रेट है वो दोनों इवेल्युएट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उनको डिसाइड करना पड़ेगा। जी, ये पहलू भी जिस तरह से आपने बताया होम लोन पर्सनल, जी हाँ, जो एटीसी के तहत प्रिंसिपल का रहेगा वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने आप में ये भी जिस तरह से पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अट्रैक्टिव लगता है। और इनफैक्ट अगर और ज्यादा भी मिल सके, आप 1 लाख की बात कर रहे थे, और भी मिल सके तो उसको भी आप रिव्यू करते हुए होम लोन की और चुकाने की कोशिश करें, तो तमाम पहलू रहेंगे और आप कंसिडर करते हुए आगे बढ़ें। कुछ डिटेल स्क्रीन पर हैं, इन पर आप गौर करें। अगला प्रश्न जो है दिल्ली से है, अनिल कुमार सिसोदिया, जिनसे हम पहले संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो लाइन पर हैं। अनिल साहब, आप बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने 3 साल पहले जो है जी 20 लाख रुपए का लोन लिया था। अब मैं उसका टर्म जो है रिड्यूस करवाना चाहता हूँ 5 से 7 साल तक, तो इज इट पॉसिबल? आपने किस बैंक से लिया था और इनिशियली जो आपका एग्रीमेंट बैंक के साथ हुआ है उसमें क्या जिस तरह से अगर आप उसका टेन्योर रिड्यूस करके ईएमआई बढ़ाना चाहें, वो आप एग्रीमेंट एग्जैक्टली किन बेसिस पे हुआ था, आपने चेक किया? नहीं, एग्रीमेंट तो मैंने चेक नहीं किया हुआ। ओके, किस बैंक से एग्रीमेंट है? मेरा ये इससे है, LIC हाउसिंग फाइनेंस से है। ओके, आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। बलवंत साहब, किस तरह से आप इनको बताएंगे अगर ये इस तरफ सोच रहे हैं, टेन्योर को जिस तरह से ये रिड्यूस करने का सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़ें? बैंक से कांटेक्ट करते हुए इसको चेक करें, क्योंकि अगर ये उस तरह से सोच रहे हैं, एग्जैक्टली इन्होंने भी वो एग्रीमेंट तो चेक नहीं किया, अगर ये एक साथ देना चाहें तो वो प्रीपेमेंट को लेकर भी बाकी तमाम पहलू रहेंगे, कैसे आप इनको गाइड करते हैं? अनिल जी, ऐसा है कि ये आपको जो टेन्योर कम करना है इसके लिए 2-3 रास्ते हैं। या तो एक आप बैंक से जाके सीधे बात कर सकते हैं, अपना एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोविजन है कि आपकी लोन का जो टेन्योर है वो कम करने का। अगर वो लोन का टेन्योर कम करने का अगर उसमें प्रोविजन है और बैंक एग्री हो जाती है तो बैंक आपकी ईएमआई बढ़ा देगी और आपको जैसे 5 साल का
का टेन्योर करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप लमसम पेमेंट कर देवे, और नॉर्मली जितनी भी बैंक्स और जो लेंडर्स है वो आपका जो ओपनिंग साल के बिगिनिंग का जो होम लोन का बैलेंस है उसके 25% तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं लेते हैं। तो उस जैसे आप प्री पेमेंट कर देंगे अपने आउट ऑफ ओन सोर्सेज तो आपका ऑटोमेटिकली जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप एग्रीमेंट चेक करते हो और इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया कांटेक्ट करते हुए, उनसे संपर्क साधते हुए इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आखिरी प्रश्न आइए शामिल करते हैं, ये मुंबई से होगा। अरुण सक्सेना साहब का प्रश्न है। सक्सेना साहब बताइए, सवाल बताएं। आप लाइन पर हैं, आइए एसएमएस के जरिए इनका प्रश्न हम लेते हैं, फिर इनसे देखते हैं अगर कांटेक्ट हो सके। क्रेडिट कार्ड पेमेंट संबंधित इनकी क्वेरी है। बैंक से उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया, 1 लाख का जिस तरह से उन्होंने बताया कैश ऑन कॉल फैसिलिटी ली थी, और EMI क्रेडिट कार्ड से ही जिस तरह से आ रही है। और आगे अगर हम देख सकें, अगर ये चेंज हो सके ग्राफिक्स, अगर हम नेक्स्ट प्लेट पर मूव करें, इसमें एग्जैक्टली वे जानना चाह रहे हैं कि ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में बैंक EMI के इंटरेस्ट पर सर्विस टैक्स लगा रहा है, क्या ये ठीक है? अब सर्विस है तो सर्विस टैक्स भी होता है। बलवंत साहब बता सकें इसको कैसे बताएंगे आप, क्योंकि सर्विसेज हैं तो उसमें टैक्स भी ऑब्वियसली रहता है। अरुण जी, नॉर्मली ऐसा है कि जो प्योर इंटरेस्ट रहता है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है, पर बैंक्स जो क्रेडिट कार्ड पर जितनी भी चीजें रिकवर करती है, वसूल करती है, भले प्रोसेसिंग फीस है, फाइनेंस चार्जेज है, तो वो उस पर चांस नहीं लेना चाहती है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से, इसके लिए वो उस पर सर्विस टैक्स रिकवर करती है। पर अगर उन्होंने स्पेसिफिकली उसको इंटरेस्ट मेंशन किया है और अगर वो बैंक के साथ में फाइट करे तो बैंक हैज टू रिड्यूस और रिमूव दिस सर्विस टैक्स कंपोनेंट। दैट इज my understanding of the service tax on interest component in EMI. राइट, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट के पहलू है तो उस पर आप देखते हैं, लेकिन जनरली तो सर्विस पर टैक्स रहता है। लेकिन आप कांटेक्ट करते हुए एक बार चेक कर लें इस पहलू को, जैसे बलवंत साहब ने कहा है। लेकिन इसी नोट पर हम कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद।